ओएफएस अलॉटमेंट को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन है व्यूअर्स में। मुझे कमेंट बॉक्स में भी कई लोगों ने मेंशन किया कि उन्हें नहीं समझ में आ रहा है कि उन्हें अलॉटमेंट क्यों नहीं मिला। आज हम इन्हीं क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप वीडियो ध्यान से देखें और अंत तक देखें, उसके बाद मैं एश्योर करता हूँ कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस का आपको आंसर्स मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। एलोकेशन मेथड फॉर ओएफएस। ओएफएस 2 तरीके से एलोकेट होता है, प्राइस प्रायोरिटी मल्टीपल प्राइसेस बेसिस और प्रोपोर्शनेट बेसिस एट अ सिंगल क्लियरिंग प्राइस। हम आगे इन डिटेल दोनों मेथड्स को डिस्कस करेंगे। 25% ऑफ शेयर्स मिनिमम रिजर्व होंगे म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। 10% ऑफ ऑफर साइज मिनिमम रिजर्व होगा रिटेल इन्वेस्टर के लिए। रिटेल इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर है जिसका टोटल क्यूमुलेटिव बिड लेस देन 2 लाख हो। कंपनी जो अपना शेयर है, वो ऑफ़र करेगी एट डिस्काउंट टू रिटेल इन्वेस्टर्स अगर वो चाहती है। हालाँकि ये सिनेरियो प्रैक्टिकली अब नहीं ना के समान देखने को मिलता है। अब ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इसी में आपको आपके क्वेश्चन्स का आंसर मिलेगा। तो यहाँ देखो, अगर आप वैसे इन्वेस्टर हो जो बिड कर रहे हैं बोथ रिटेल एंड नॉन रिटेल में, तो आपका मतलब टोटल बिड वैल्यू जो है वो ग्रेटर दैन 2 लाख हो जा रहा है अक्रॉस रिटेल एंड नॉन रिटेल कंबाइंड। तो इसमें रिजल्ट क्या होगा कि आपका बिड जो है रिटेल कैटेगरी में वो रिजेक्ट हो जाएगा और नॉन रिटेल बिड बस एलिजिबल रहेगा एलोकेशन के लिए। आसान भाषा में बताते हैं, मान लो आपने कोल इंडिया का ओएफएस में अप्लाई किया पहला दिन नॉन रिटेल कैटेगरी में। आपने अप्लाई किया 5 लाख रुपए का। अब आपको मान लो एलोकेशन नहीं मिला। तो सेकंड दिन आप बिड किए रिटेल में, मान लो 1 लाख रुपए का बिड किए। तो अब आपका जो रिटेल कैटेगरी का बिड है, वो रिजेक्ट हो जाएगा और पहला दिन नॉन रिटेल का जो बिड था, वो अभी भी एलिजिबल रहेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप पहला दिन नॉन रिटेल में बिड कर चुके हो, तो उस अकाउंट से आपको रिटेल में बिड करना ही नहीं है नेक्स्ट डे। वो एलिजिबल ही नहीं होगा, मतलब एलोकेशन के लिए कंसिडर भी नहीं होगा। जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में मेंशन किया था, उन्होंने क्या किया था कि कोल इंडिया के ओएफएस में पहले दिन नॉन रिटेल में लगा दी एप्लीकेशन और उसके बाद जो है, उन्हें वहाँ पे अलॉटमेंट नहीं मिला, तो अब उन्हें लगा कि अब चलो अब रिटेल में लगा सकते हैं। और लेकिन जो ही आपने वहाँ पे रिटेल में लगाया, तो आप एक रिटेल इन्वेस्टर का हमने ऊपर डेफिनिशन पढ़ा कि जिसका टोटल क्यूमुलेटिव बिड लेस दैन 2 लाख हो। तो इसलिए आप रिटेल इन्वेस्टर में क्वालीफाई नहीं कर रहे हो वहाँ पे। सेकंड चीज़, इन्वेस्टर बिड कर रहा हो बोथ रिटेल एंड नॉन रिटेल में और क्यूमुलेटिव बिड अक्रॉस एक्सचेंजेस इज़ लेस दैन 2 लाख। तो अब ये बताओ कि कोई बंदा नॉन रिटेल में बिड कर रहा है, तो उसको तो तभी बिडिंग अलाउ होगा अगर वो 2 लाख से ऊपर का करेगा। ज़ीरोधा या बाकी जो ब्रोकर्स हैं, वो वहाँ पे लॉजिक लगा के रखते हैं कि नॉन रिटेल में आप 2 लाख से कम का बिड नहीं अप्लाई कर सको। तो इसका बाकी आगे का चीज़ को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। एक्चुअली मैं जब इस डॉक्यूमेंट को पढ़ रहा था और बाकी बीएसई के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ता हूँ, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि इन्वेस्टर्स को एक कारण है कन्फ्यूजन होने का। इनका वर्डिंग बहुत खराब है और इन्होंने चीज़ों को मिक्स कर रखा है। अब यहाँ पे क्या मतलब है देने का कि इन्वेस्टर जो दोनों में बिड कर रहा है, उसका क्युमुलेटिव वैल्यू कैसे होगा 2 लाख से कम का? आपको तो ज़ीरोधा अलाउ ही नहीं करेगा नॉन रिटेल में 2 लाख से कम बिड करने का या रिटेल में ज़्यादा करने का। तो ये केस प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इन्वेस्टर बस बिड करे रिटेल में, तो फिर जब आप रिटेल में बिड करोगे तो फिर आप 2 लाख से ज़्यादा का आपको बिड अलाउ ही नहीं है। तो इस केस को भी कंसिडर करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये दोनों नॉन प्रैक्टिकल सिनेरियोज़ हैं। इन्वेस्टर बस बिड कर रहा है रिटेल में और 2 लाख से कम का कर रहा है, तो उसका रिटेल का बिड कंसिडर होगा एलोकेशन के लिए। यहाँ पे एक पर्सन है जिसका पैन कार्ड है R333 और इसने 2 बिड किया है। एक 1,55,000 का और दूसरा बिड किया है 1,60,000 का। तो कैसे किया होगा? मान लो कि एक ग्रो से बिड कर दिया 1,55,000 का और दूसरा ज़ीरोधा से कर दिया 1,60,000 का। तो एक्सचेंज के पास ये जाएगा और इसका जो बिड है वो दोनों रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड पर्सन है, पैन कार्ड जिसका B49 है, तो इसने पहला दिन बिड किया है 4,74,000 का नॉन रिटेल में, ठीक है? और सेकंड दिन इसने 2 ब्रोकर ज़ीरोधा और अपस्टॉक से बिड कर दिया, एक के अकाउंट से 47,000 का, सेकंड से 77,000 का। तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका पहला दिन जो बिड किया था वो तो ठीक है, लेकिन सेकंड दिन का जो दोनों बिड है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और यही हुआ है कल बहुत लोगों के साथ। उन्होंने नॉन रिटेल में तो बिड करके रखा था, साथ में जाके रिटेल में बिड कर दिए और वो बिड वहीं का वहीं रिजेक्ट हो गया, कंसिडर भी नहीं हुआ। तो आगे से इन चीज़ों पे ध्यान रखना है, ये गलती वापस नहीं दोहरानी है। आप अपने अकाउंट से नॉन रिटेल में बिड करो, बाकी अकाउंट्स आप यूज़ कर सकते हो रिटेल के लिए। ओएफएस एलोकेशन में 2 मेथड है। सबसे पहला प्राइस प्रायोरिटी एट मल्टीपल प्राइसेस। इसमें हाईएस्ट बिडर को प्रेफ़रेंस मिलता है और ये सेटल हो सकता है या तो इन्वेस्टर बिड प्राइस या कॉमन कट ऑफ प्राइस पे। सेकंड मेथड है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। इसमें क्या होता है कि सारे सक्सेसफुल बिडर्स का एक पूल बना दिया जाता है और उन्हें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स दिया जाता है। एग्ज़ाम्पल से इसे हम बेहतर समझेंगे।
मान लो कोई ओएफएस आया, उसका फ्लोर प्राइस है ₹100 और पहला दिन नॉन रिटेल में बिड हुआ तो क्लीयरिंग प्राइस आया ₹110। तो रिटेल के लिए कट ऑफ प्राइस हो जाएगा ₹110। रिटेल शेयर्स मान लो अवेलेबल हैं 1000। तो 3 लोगों ने बिड किया। मिस्टर ए ने बिड किया 400 शेयर ₹110 पे, मिस्टर बी ने बिड किया 500 शेयर ₹111 पे और सी ने बिड किया 600 शेयर ₹112 का। तो टोटल डिमांड आया 1500 शेयर का, जबकि शेयर्स अवेलेबल हैं बस 1000। तो कैसे अलॉटमेंट होगा? तो सी को क्योंकि इसने सबसे हाई बिड किया था, इसे इसके सारे शेयर्स मिल जाएँगे, जबकि बी ने 500 का क्वांटिटी अप्लाई किया था, लेकिन इसे 400 ही शेयर मिलेगा क्योंकि शेयर्स अवेलेबल ही 1000 हैं। तो इस मेथड को कहते हैं प्राइस प्रायोरिटी एलोकेशन। हाईएस्ट बिडर को प्रेफ़रेंस पहले मिलता है, सी को उसके सारे शेयर्स मिल गए, जबकि ए को कुछ नहीं मिला। प्राइस प्रायोरिटी मेथड में 2 प्राइसेज़ पे आपको शेयर एलोकेट हो सकते हैं। एक तो इन्वेस्टर बिड प्राइस, जिस एग्ज़ाम्पल को अभी हमने देखा कि सी को ₹112 पे एलोकेट हो गया और बी को ₹111। सेकंड होता है कट ऑफ प्राइस। इसमें क्या होता है कि देखा जाता है कि कट ऑफ प्राइस रिटेल सेक्शन में गया ₹111, तो सी और बी दोनों को ₹111 में शेयर्स एलोकेट कर दिए जाते हैं। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट एट सिंगल क्लीयरिंग प्राइस। तो इसमें देखा जाता है कि 3 लोग ने बिड किया है अबव कट ऑफ प्राइस जो कि ₹110 था रिटेल के दिन। तो इन तीनों को एलिजिबल कर दिया जाएगा एलोकेशन के लिए। तो देखा जाएगा कि इन्होंने टोटल शेयर्स बिड किया है 1500 और जबकि शेयर्स जो अवेलेबल थे वो 1000 थे। तो इनका जो अलॉटमेंट रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 1500 मतलब 67% के आसपास। तो इन्होंने जितना शेयर्स बिड किया है उसका 67% शेयर्स इन्हें एलोकेट हो जाएगा। इर्रिस्पेक्टिव किसी ने ए से हाई बिड किया था। तो इसे कहते हैं प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट मतलब रिटेल के दिन कट ऑफ प्राइस था ₹110 तो जिसने भी ₹110 से ज़्यादा बिड किया, उसे उसी प्रोपोर्शन में शेयर्स ₹110 पे दे दिया जाए। तो सी ने 600 बिड किया था, तो 600 का 67% बना 400 जबकि ए ने बिड किया था 400 तो 400 का 67% बना 267। अब एक और सिनेरियो का यहाँ डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। मान लो एक ओएफएस आया जिसमें अवेलेबल शेयर्स हैं 10,000 और 100 लोगों ने बोली लगाई और हम मान रहे हैं कि बस एक बंदे ने बोली लगाया एट ₹450 ऑफ 500 शेयर और बाकी 99 लोगों ने बिड किया एट 447। तो हमारा मिनिमम प्राइस जिस पे एलोकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ₹447। ये हमारा कट ऑफ प्राइस हो जाएगा। तो 450 पे बस एक बंदे ने बोली लगाई है और 447 पे बाकी 99 लोगों ने। तो एलोकेशन कैसे होगा? इसे पहले 500 शेयर्स मिल जाएँगे क्योंकि इसने हाईएस्ट बिड किया है और बाकी 99 लोगों के बीच में प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा। जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने शेयर्स का बिड किया है, उस प्रोपोर्शन में उन्हें अलॉटमेंट हो जाएगा। अब यहाँ एक और सिनेरियो पे ध्यान दो कि मान लो 501 शेयर्स का ही साइज़ रहता है अवेलेबल शेयर्स का। तब भी तो 450 वाले को 500 शेयर्स मिल जाता और बाकी सभी लोग जिन्होंने कट ऑफ लेवल्स पे अप्लाई किया है, वो आपस में बस कम्पीट करते 1 शेयर के लिए। तो यही मेरा इश्यू है अप्लाइंग ऑन कट ऑफ प्राइस से। आप कट ऑफ लेवल्स तो सेलेक्ट कर लोगे, लेकिन वहाँ तक आते-आते कितने शेयर्स बचेंगे, वो क्वेश्चन में रहेगा और उसमें भी प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होगा। बीएसई के साइट पे और एनएसई के साइट पे मैंने चेक किया या बाकी जगह भी चेक किया, कहीं मतलब मेंशन नहीं है कि कट ऑफ बिडर्स वुड गेट अ प्रायोरिटी ओवर द हाई बिडर्स। कहने का मतलब है कि आप कट ऑफ लेवल्स पे बिड कर रहे हो, तो क्या जो हायर प्राइस पे बिड कर रहा है, उससे आपको प्रायोरिटी मिलेगा? तो ये डिटेल कहीं मेंशन नहीं है। ये हम खुद इन्फर कर रहे हैं। अब मान लो कल ही कोल इंडिया का जो ओएफएस आया रिटेल सेगमेंट में, तो उसमें कट ऑफ प्राइस आ जाता 447.1 आ गया, ठीक है? लेकिन 447.1 आते-आते तो 447.15 तक ही आपके 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स का अलॉटमेंट हो चुका था। तो 447.1 आपका कट ऑफ प्राइस आया क्योंकि वहाँ पे भी 2 लाख शेयर्स बटे। लेकिन उन 2 लाख शेयर्स के लिए कितने सारे लोग कम्पीट कर रहे होंगे? तो 447.15 तक ही मेजॉरिटी ऑफ अलॉटमेंट खत्म हो चुका था और आप कट ऑफ लेवल्स पर डालते तो आपको तो लगता है अरे हमको ठीक-ठाक अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, जो कि नहीं होता। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने की ज़रूरत है। और एक इंटरप्रिटेशन वाला बात जो मैं कह रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि ये कहीं वर्डिंग में नहीं मिला खोजने पे कि क्या आप कट ऑफ को प्रायोरिटी दोगे ओवर हाई बिडर्स और ऐसा लग नहीं रहा है। प्राइस प्रायोरिटी में ही शब्द में ही छुपा है कि आप हायर प्राइसेज़ को प्रायोरिटी दोगे ओवर कट ऑफ। तो ऑल्दो इनका डॉक्यूमेंटेशन पुअर है, लेकिन कॉमन सेंस यहाँ पे काम करता है। उम्मीद है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो आप समझ रहे हैं और यही मेरा दिक्कत है, वापस दोहरा रहा हूँ कि कट ऑफ प्राइस पे बिड करने से। अगर आप लोग को इसमें क्लैरिटी कहीं से मिले, तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।